अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम बात करेंगे यूनान के हवाले से। यूनान जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक कदीम तहज़ीबों का हामिल एक गैर मुस्लिम मुल्क है, जिसे हेलेनिया, ग्रीस और ग्रीक भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनान की हिस्ट्री के बारे में, इसकी जोग्राफियाई हदूद के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि कितने लोग जो ज़्यादातर एशियन कंट्री से इनलीगल ट्रैवल करके तुर्की के रास्तों से यूनान और यूनान से आगे दीगर यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, कितने फ़ीसद लोग हैं जो पकड़े जाते हैं और कितने फ़ीसद लोग हैं जो रास्ते में ही मारे जाते हैं। ये तमाम तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। अगर हम बात करें यूनान की आबादी के हवाले से, तो जब ये सल्तनत अपने अरूज पे थी तो ये सल्तनत 65 लाख मुरबा किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसकी आबादी 90 लाख थी, जो उस वक्त का दुनिया की आबादी का 20वां हिस्सा थी। एक वक्त था जब यूनान को सल्तनत उस्मानिया का एक अजीम और ताकतवर तरीन किला समझा जाता था। जब सिकंदर आज़म ने यूनान को फतह किया तो इसका रकबा इंडिया से लेकर यूनान और यूनान से आगे कई इलाकों तक फैला हुआ था। सिकंदर आज़म की फ़तह के 7 साल बाद सिकंदर आज़म की जब वफ़ात हुई तो ये सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई और इसी वजह से 200 कबल मसीह में जब रूमी सल्तनत अपने अरूज पे थी तो रूमियों ने यूनान पे कब्ज़ा कर लिया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसीलिए आबादी के लिहाज से रूमी सल्तनत आज तक सबसे बड़ी सल्तनत कहलाई जाती है। 400 साल के तवील तरीन दौरे हुकूमत के बाद 18वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ और 1822 में ये सरकारी ऐलान हुआ कि अब यूनान मुसलमान हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन इस ऐलान के 8 साल बाद तुर्कों ने इस ऐलान को तस्लीम किया कि आज से यूनान आज़ाद है। आज़ादी के बाद यूनानियों और तुर्कों में कई जज़ीरों पर शदीद जो है वो इख्तलाफात रहे, कई झड़पें होती रहीं, लेकिन 1989 के एक शदीद ज़लज़ले ने दोनों मुल्कों की जड़ों को हिला के रख दिया। दोनों मुल्कों को इस ज़लज़ले से बहुत सारा नुकसान हुआ और इन दोनों ममालिक ने अपने इख्तलाफात को भुला के आपस में बहुत सारे माहदे किए। यूनान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 15% है, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी, ईरानी, अफ़गानी, बंगाली और इंडियन शामिल हैं। एक कदीम तहज़ीबों का मुल्क होने की वजह से हर साल लाखों विज़िटर यूनान का रुख करते हैं और 2006 के लॉ के मुताबिक मुसलमान वहाँ पे मस्जिदें बना सकते हैं। मस्जिदों के साथ साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दीनी मराकज़ भी यूनान में मौजूद है। अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो यूनान को ओलंपिक्स का बर्थ प्लेस भी कहते हैं। इसके अलावा फ़ुटबॉल वहाँ की कौमी खेल है। फ़ुटबॉल के अलावा वॉलीबॉल और हैंडबॉल भी बड़े शौक़ से खेला जाता है। यूनान 3 बड़े आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान बाहमी रास्ते का किरदार अदा करता है। इस वजह से एशिया से ज़्यादातर लोग तुर्की के ज़रिए यूनान में दाखिल होते हैं और यूनान से यूरोप की दूसरी कंट्री की तरफ निकल जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो एशियन ममालिक हैं वहाँ से लोग पहले तुर्की में दाखिल होते हैं, तुर्की से यूनान और ईरान के रास्ते से होते हुए यूरोप के किसी दूसरी कंट्री में वो जाने की कोशिश करते हैं। जो लोग इनलीगल तरीके से यूरोप की किसी कंट्री में दाखिल होते हैं या दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उसमें से 100 में से 93% जो लोग हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं या मारे जाते हैं। तो अरेस्ट होने वालों की तादाद तकरीबन 30% है, लेकिन 63% लोग वहाँ की सफ़र की पेचीदगियों की वजह से, वहाँ की गर्मियों की वजह से या दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि आप अगर किसी दूसरी कंट्री में इनलीगल जाते हैं तो आपको मीलों पैदल चलना पड़ेगा, आपको भूख
प्यास, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे गर्मी की वजह से और इसके अलावा दम घुटने की वजह से, आप यकीन करें कि एक एक कार में तकरीबन 15 से 20 आदमियों को कार की डिग्गी में बिठा के वो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं, 20 आदमी एक कार की डिग्गी में एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, कई मीलों जो है सफ़र तय करेंगे। तो उसमें से तो मेरे ख्याल से 2 या 3 आदमी ही ज़िंदा बचेंगे। इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंट्री में अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप लीगल वे से जाएं, लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी है तो आपने पैसा कमाना है। अगर हम में से अक्सर लोग बेरोज़गारी की वजह से या अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इन एजेंटों के बहकावे में आ जाते हैं, अपने लाखों रुपए दे के यूरोप में जो इनलीगल तरीक़ों से जो दाखिल होते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो ये है कि 93% यही चांस है कि आप ज़िंदा वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर आप ज़िंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो यकीन करें कि किसी न किसी कंट्री में जाके आप फंस जाएंगे, आप अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप यूरोप में दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ 7% लोग ही हैं जो इस इनलीगल तरीक़ों से वहाँ पे जाने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी 93% लोग अपने जहन में यही रखें कि अपनी जान को हथेली में डालने के बजाय आप लोग लीगल तरीक़ों से आएँ। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाएं, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप लीगल तरीक़ों से जाएं। इसके अलावा मैं अपनी वीडियो में यूनान के वीज़े के हवाले से भी मुकम्मल तफसीली वीडियो में बनाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी बैक स्क्रीन पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।